तो अब इस टॉपिक में हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ऑलराइट, इसमें जो हमारे पास मेन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कुछ प्रमुख कॉन्सेप्चुअल, इसमें एक नंबर है हमारे पास कोआगुलेशन कैस्केड। ठीक है, नंबर 2 इज कार्डियक साइकिल। ठीक है, एंड नंबर 3 इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, और इन तीनों से हम लोग बेसिकली इन तीनों के आसपास हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं जहां से, वो है हमारे ब्लड के बारे में। सबसे पहले ब्लड में सेल कितने टाइप के होते हैं, तो एक क्लासिफिकेशन आप याद रखना। एक होते हैं आरबीसी, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक बीच का सेल होता है प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहली बात, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर में होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड 5 to 5.5 मिलियन होते हैं अप्रोक्सीमेटली पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इनका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, CO2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऑलराइट, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से इन्हें रेड कलर मिलता है। ठीक है, बाइकॉनकेव होने का क्या फायदा है भाई? इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या करना है? गैसियस एक्सचेंज ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलो ये चीजें मैंने आपको आरबीसी के बारे में बता दी। अब आरबीसी से रिलेटेड दो जानकारियां हमारे पास और है। ठीक है, एक हमारे पास आरबीसी अगर कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं, और अगर ज्यादा हो जाए तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया दो तरह का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है एंड पैथोलॉजिकल हो सकता है। पैथोलॉजिकल वो हर चीज होती है जो रिलेटेड टू डिजीज होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वो होती है जो हमारे शरीर में एडेप्टेशन के फलस्वरूप होती है। ठीक है, एडेप्टेशन काहे का एडेप्टेशन? आरबीसी का काम क्या है? O2 कैरी करना। ठीक है, तो पहाड़ों पे ऊंचाई पे हमारा O2 कम होता है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास ऑन हिल्स, हिली एरिया, हमारे पास आरबीसी ज्यादा मिलेंगे वहां के लोगों में। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें कम ऑक्सीजन में अपने शरीर का काम चलाना है, तो वहां पे आरबीसी की संख्या थोड़ी ज्यादा मिलेगी बनिस्पत इसके की जो नीचे सरफेस पर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है डब्ल्यूबीसी का। अगला हमारा सेल टाइप क्या था? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट को याद रखने का तरीका क्या है? ठीक है, तो बंगाली, BENG, BNG, बंगाली, बोंग, बैंग, जो भी आप करना करो। ठीक है, B इज फॉर बेसोफिल, E is for eosinophil, and N is for न्यूट्रोफिल। इसी सीक्वेंस में याद रखना है आपको, और इसी सीक्वेंस में ये घटते बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बेसोफिल इज 0 to 1%, एसिनोफिल इज 2 to 3%, न्यूट्रोफिल इज 60 to 65%। इसी क्रम में आपको याद रखना है, और इसी क्रम में आपको एक और चीज याद रखनी है। ठीक है, ये 3 लोब्ड होते हैं। ठीक है, एसिनोफिल 2 लोब्ड होते हैं,
और ये मल्टी लोब्ड होते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस कैसा होगा बेसोफिल का? कुछ ऐसा दिखने में होगा, 3 लोब्ड। एसिनोफिल कैसा न्यूक्लियस होगा? ऐसा दिखने में होगा, बाई लोब्ड। और न्यूट्रोफिल मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा इसमें। ठीक है, ऑल राइट। ये चीज आप, ये भी आपका डिफरेंस को आपको सावधानी से रखना है समझ के। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉइंट है सर। ओके, अब थोड़ा सा हम इनके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसोफिल का हमारा फंक्शन क्या है? तो चूंकि बहुत कम अमाउंट में है ना, तो ऐसी चीजें निकालते हैं जो कि कम अमाउंट में ही हमें जरूरत पड़े। जैसे कुछ तरह के केमिकल सिक्रिएट करते हैं। ये क्या करते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हिस्टामिन, ओके, ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि अगर ज्यादा हो जाए तो कुछ तरह के एलर्जिक रिएक्शंस को बहुत ज्यादा ये एक्सर्वेट कर सकता है, एक्सर्वेट कर सकता है। ठीक है, ई के बारे में समझे, एसोनोफिल के बारे में। तो ये क्या करता है भाई? एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, एलर्जिक रिएक्शंस। तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करेगा भाई? फैगोसाइटिक होता है, या फैगोसाइटिक engulf germs and foreign particles, फैगोसाइटिक होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। एग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली दो होते हैं, एक को कहते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं मोनोसाइट्स। यहां भी इस सीक्वेंस में ही याद रखना, 20 to 25% और ये 2 to 10%। ठीक है, तो भाई अब यहां पे सोचो, लिम्फोसाइट ज्यादा है, मोनोसाइट कम है। जो भी चीज कम होती है ना भाई, बड़ी खतरनाक होती है यार। ठीक है, ध्यान रखना। दिखण में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, यहां भी चीजें वही है। ठीक है, आप लोग के भी आसपास होगा, जो इंसान एकदम चुप रहता होगा, एकदम कुछ नहीं कर रहा है, भैया इसे तो मैंने पढ़ते हुए देखा भी नहीं, पता चला उसने रैंक फोड़ दी। और जो इंसान दिन भर बुक लेकर बैठा हुआ है, पता चला भैया इसका तो ज्यादा पता ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये है मोनोसाइट। क्या है भाई? फैगोसाइटिक है, और ये बड़ा खतरनाक वाला फैगोसाइट है भाई, बहुत डेंजरस वाला। बैक्टीरिया, सेलुलर डिब्री, सबको खा के खत्म कर देता है। लिम्फोसाइट क्या है? ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दोनों का ही काम है क्या? इम्यूनिटी में काम है। अब बी और टी अलग अलग क्या करते हैं, तो भैया जी ये बताने लगूंगा तो पूरी की पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद की कहानी आपको एमबीबीएस से पढ़नी है। ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक मैं आपको छोटी चीज बता रहा हूं, बी का मतलब बोन मैरो में बनता है ये, और टी का मतलब ये थाइमस में बनता है। ये हमारे लोकेशन, इतना तक मैं आपको बता सकता हूं आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, जिनको ज्यादा नॉलेज चाहिए यहां तक मैं बता सकता हूं। ठीक है, अब चलिए ऊपर आते हैं। हमारा तीसरा टाइप क्या था सेल का? वो था प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्लेटलेट पे आते हैं सर। तो सर प्लेटलेट कौन सी बला है? ये प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स बेसिकली ये मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। ठीक है, ओरिजिन इनका मेगा कैरियोसाइट से होता है। ठीक है, और वो फ्रेगमेंटेड होके आफ्टर फ्रेगमेंटेशन दे फॉर्म प्लेटलेट्स। ऑलराइट, चलो कितने होते हैं भाई? 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये है हमारा प्लेटलेट का हिसाब। क्या काम करता है? तो हेल्प्स इन कोगुलेशन। एंड कोगुलेशन किस तरह की? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या करता है प्लेटलेट प्लग? जब कोई नई इंजुरी होती है ना, नया नया इंजुरी होती है, तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आके एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जुड़ के एग्रीगेट होके एक सरफेस बनाते हैं, जो कि जब तक हमारा ब्लड प्रॉपर कोगुलेट नहीं होता तब तक ये खून को रोके रखते हैं। ठीक है, तो दीज हेल्प इन कोगुलेशन। कोगुलेशन की शुरुआत यही करते हैं बेसिकली। ठीक है,
चलो इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है ब्लड ग्रुपिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक्स में आपको फिर से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग का, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप का होता है? ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, ये सब दो तरह के हो सकते हैं, प्लस एंड माइनस, डिपेंडिंग कि उनका रीसस फैक्टर क्या है, ठीक है। रीसस फैक्टर बेसिकली है एक RH एंटीजन होता है, RH एंटीजन होता है जो सरफेस ऑफ आरबीसी पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है, ये रीसस फैक्टर यहां से आता है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे ये पाया जाता है, और उसी के चलते या अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, यदि एब्सेंट है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें ये किस तरीके से होता है। तो जेनेटिक्स मेरे ख्याल से आपको बेसिक नॉलेज तो जरूर होगी, ठीक है। तो ए जो है ब्लड ग्रुप ए कितने तरह के जीनोटाइप से बन सकता है, ठीक है। तो यदि आईए है, आईए है, एलील्स इस तरह से अरेंज्ड हैं तो ए हो सकता है, आईए है, आईओ है तो ए हो सकता है। बी किस तरह के हो सकता है? आईबी है, आईबी है तो बी हो सकता है, आईबी एंड आईओ है तो बी हो सकता है। ए बी किस केस में होगा? ए बी का सिर्फ एक ही केस है, एक पे ए दूसरे पे बी, और ओ के केस में क्या? ओ का भी सिर्फ एक ही केस है, आईओ एंड आईओ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ए बी के केस में दोनों है, तो ये क्या है? दिस एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। यहाँ हम लोग कोडोमिनेंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग जल्दी से एक बार चीज देख लेते हैं, कोगुलेशन कैस्केड। तो एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम मैंने आपके लिए रखी है यहाँ पर कोगुलेशन कैस्केड में, तो इसे एकदम ऊपर से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये बड़ी मजेदार चीज है भैया, एम ध्यान से देखते हैं ऊपर में। चलो दो तरह का पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या? जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या? जो हमारे शरीर के बाहर मौजूद है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमारा वेसल डैमेज हुआ, वेसल डैमेज के बाद जो कोलेजन एक्सपोज हुआ हमारा, ठीक है, तो कोलेजन एक्सपोज होने की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से जो हमारा फैक्टर 12 है, जो हमारा फैक्टर 12 है वो 12A, ए का मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एक्टिवेटेड फॉर्म के बाद क्या किया इसने? फर्दर इसने 11 को एक्टिवेट किया, 11 ने क्या किया? 9 को एक्टिवेट किया, ठीक है। 9 ने क्या किया फर्दर? 8A के प्रेजेंस में, 8A के प्रेजेंस में 10 को एक्टिवेट किया, ठीक है। 10 ने क्या किया फिर? 2 को एक्टिवेट किया, 2 से क्या हुआ? 2A बना, ठीक है, थ्रोम्बिन बना। एंड थ्रोम्बिन ने बेसिकली क्या किया? ये थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, फाइब्रिन ने क्या किया? एक जाल सा बनाया। फाइब्रिन क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है, एक जाल सा बनाता है फाइब्रिन, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी कहानी, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में कहानी टिश्यू फैक्टर यानी फैक्टर 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फैक्टर 3 से स्टार्ट होती है, प्लेटलेट के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ, यहां 7 से 7A में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। 7A ने क्या किया? 7A दो जगह जाता है, एक तो 9 को इसने एक्टिवेट किया, ठीक है, और दूसरी तरफ ये 10 को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट। लीवर, लीवर बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स का जन्मदाता है, ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर का जन्मदाता, और विटामिन के की जरूरत पड़ती है उसे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो विटामिन के की मदद से लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जरूरी होते हैं हमारे कोगुलेशन कैस्केड को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोगुलेशन कैस्केड है, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा पूरा का पूरा कोगुलेशन कैस्केड है, ठीक है। इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है, याद रखना है, जैसे जो लिखी हुई है चीजें, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से चीजें ऐसे चल रही हैं, जो कि और सिंपल तरीका है। इंज्यूर्ड टिश्यू, ठीक है, इंज्यूर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और बाकी प्रोटीन के प्रेजेंस में
प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट किया, जो क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है हेपारिन को। हेपारिन चूंकि एंटीकोगुलेंट उसको इनएक्टिवेट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन में हमारे ब्लड सेल्स आकर, जो ब्लड सेल्स हैं ये ट्रैप होते हैं और ये एक फाइब्रिन मेशवर्क बनाते हैं, ये एक क्लॉट बनाते हैं। ये है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, प्लेटलेट डैमेज हुआ, प्लेटलेट्स क्या निकला, PF3 यानी प्लेटलेट फैक्टर 3। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। देखो भाई कहानी वही है, बस नाम बदल गए हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर से क्या हुआ, अल्टीमेटली इसे प्रोथ्रोम्बिनेज पे ही आना है, अल्टीमेट ये कॉमन पाथवे इसको यहीं से आना है, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दें, पहले मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया था, कॉमन पाथवे की शुरुआत कहां से होती है, 10A इज द कॉमन, ये कॉमन पाथवे की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है। ऑलराइट, फैक्टर 10 से हमारे कॉमन पाथवे की स्टार्टिंग होती है, ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए, हमने यहां तक, ये था हमारा ब्लड का पूरा सीन, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हमारे हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में। तो पहली बात क्या है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक का क्या मतलब, कि हमारे स्पेशल मसल पैक रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उसी मसल पैक से इंपल्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स, और जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास चैम्बर कितने हैं हार्ट में, ठीक है। तो हमारे हार्ट में बेसिकली ये बन गया हमारा हार्ट, स्कीमेटिक हार्ट है, ठीक है। यहां से हमने ए के निकाल दी, ये हमारा एओर्टा बन गया, और ये हमारी बन गई पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा बन गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बन गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा बन गया राइट ऑरिकल, ये हमारा बन गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का ये वॉल्व है, ठीक है। तो ये राइट साइड का है, तो राइट RTLB, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बाइकस्पिड को प्यार से हम लोग मिट्रल भी बोल देते हैं, मिट्रल एक ही है, ठीक है। चलो, बाइकस्पिड में 2 कप्स होते हैं, इसमें 3 कप्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3। जो हमारे ये है वॉल्व, यानी पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वे या फिर एओर्टा के वॉल्व, ये दोनों के दोनों सेमीलुनर वॉल्व होते हैं, इस तरीके के सेमीलुनर वॉल्व, आधे चंद्रमा के आकार के होते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है भाई, ब्लड फ्रॉम RV टू लंग्स, क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एओर्टा क्या करता है, LV से टुवर्ड्स बॉडी, एओर्टा ब्लड कैरी करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। थिकेस्ट वॉल क्या है हमारी, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है, ठीक है। अब यहीं पे हम एक चीज और देखते हैं, अब हम लोग आते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पे, ठीक है, कि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। तुम लोग क्या देखेंगे, कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन वो चीज है कि जिससे हम हार्ट का जो इंपल्स है पूरे हार्ट में कैसे ट्रांसमिट होता है एंड कैसे चीजें काम करती हैं। तो हमारा हार्ट फिर से बना लेते हैं, ये गोल सा फुटबॉल सा हार्ट, ठीक है। यहां पे कहीं हमारा होता है SA नोड, इसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। यहां पे कहीं हमारा होता है AB नोड, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकलता है जो कि हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नोडल फाइबर्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रांच, और इसे कहते हैं राइट ब्रांच।
ऑलराइट, चलो लेफ्ट एंड राइट ब्रांच के बाद यहां से और छोटे छोटे हमारे फाइबर्स पूरे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फैल जाते हैं, इन्हें कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। इस पूरे सिस्टम को लेफ्ट ब्रांच प्लस राइट ब्रांच प्लस नोडल फाइबर, इन्हें हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस प्लस परकिंजी फाइबर होगी, ठीक है, परकिंजी फाइबर होगी। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन सिस्टम हो गया हार्ट का। ऐसे नोड को हम लोग कहते हैं पेस मेकर, ठीक है। एबी नोड को कहते हैं पेस सेटर, ठीक है। ऐसे नोड को पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। ये इंपल्स जनरली 100 के आसपास होता है, ठीक है। बुक में लिखा है 70 से 75 80 ऐसा कुछ, लेकिन एक्चुअली ये 100 के आसपास होता है, जिसे एबी नोड रेक्टिफाई करके 100 को मेंटेन रखता है कि ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। ये गेट का काम करता है कि कितने इंपल्स को हमें आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक है। तो बिना देरी किए, एक निश्चित बिना बहुत ज्यादा देरी किए ये इंपल्सेस को दोनों तरफ रेगुलेट करके आगे की ओर बढ़ा देता है, ठीक है। एवी नोड का बेसिक काम क्या है? बेसिक काम ये है जो हम देख सकते हैं कि अगर एवी नोड ना होता, यदि ये पूरा का पूरा इंपल्स एक साथ पूरे हार्ट में फैल जाता तो एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते, जबकि ऐसा होता नहीं है। एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा का फर्क होता है, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम रिलैक्स करता है। दिस इज अल्टरनेट थिंग। और एक समय होता है जब कुछ देर के लिए दोनों एक साथ डायस्टोल में होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। कार्डियक साइकिल का बहुत ही बेसिक वर्जन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, नॉट इन डिटेल बट एक बेसिक वर्जन में आपको मैं बताऊंगा। तो ये काम है एवी नोड का। एवी नोड क्या करता है? पेस को सेट करता है, मेक श्योर करता है कि जो भी ऐसे नोड ने इंपल्स पैदा किया है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर होके एक नियत डिले के साथ, एक नियत जिसे हम लोग एवी नोडल डिले कहते हैं, नियत डिले के साथ पूरे हमारे बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में फैले और वो एक मेंटेन रखे, एक रिदमिसिटी मेंटेन रखे आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच का, इसलिए से पेस सेटर कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है, बाकी आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, पहले ऐसे यहां पे देख लो, ठीक है। अभी सारे के सारे रिलैक्स्ड हैं, ऑल रिलैक्स्ड, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? ट्राइकस्पिड ओपन है, बाइकस्पिड ओपन है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी एंड अयोर्टा के वॉल्व्स क्लोज्ड है। ये दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा के वॉल्व्स क्लोज्ड हैं। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसका ड्यूरेशन होता है करीब करीब 0.4 सेकेंड के आसपास। इससे क्वेश्चन पॉइंट याद रखना, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल का एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रिया हमारा सिकुड़ गया और वेंट्रिकल अभी तक फैला हुआ है। देखो मैंने सिकुड़ने का ये साइन बनाया ऊपर में, तो क्या हुआ भाई? हमारा ये वॉल्व खुला, ठीक है, इसके एंड में ये वॉल्व बंद, ये खुला, और जो बाकी बचा खुचा हमारा जो ब्लड है वो चला गया बाहर। डायस्टोल में ग्रेविटी के थ्रू ब्लड जा रहा है, और ये सिस्टोल में एट्रियल सिस्टोल में जो बचा 30% के आसपास ब्लड है वो पुश डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एट्रिया फिर से रिलैक्स करता है एंड अब आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ क्या होता है कि ये जो हमारे आरटीएलबी वाल्व से ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में आरटीएलबी वाल्व बंद हुए तो यहां हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रेजेंट हुआ, फर्स्ट हार्ट साउंड इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस इज क्वेश्चन पॉइंट। और यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे हमारी एक्टिव पुशिंग चालू हुई ब्लड की एओर्टा की ओर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हुआ? हमारा वेंट्रिकल फिर से डायस्टोल में गया, यानी कि रिलैक्स हुआ, और यहां पे हमारा आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व है ये क्लोज हुआ। तो यहां हमारा सेकेंड हार्ट साउंड हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं डब। यहां हुआ लब और उसके बाद हो गया डब, पहले लब फिर डब। प्यार से लेकर मत चलना, बहुत सारी प्रेम कहानियां बहुत लंबी चली है, ठीक है। तो लव वाला लव नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जिसने भी लव को हार्ट से जोड़ा होगा उसे पता होगा कि कुछ लव करके होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, फर्स्ट हार्ट साउंड लव, सेकेंड हार्ट साउंड डब, ठीक है।
वेंट्रिकल के सिस्टोल से हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड पैदा हुआ, ठीक है। तो जैसे ही एक लड़की को देखा हमारा दिल धड़का, वेंट्रिकल बंद हुआ, ऐसे याद रखो, वेंट्रिकल बंद हुआ, पहला हार्ट साउंड, पहली नजर का प्यार, पहला हार्ट साउंड वेंट्रिकल बंद होने पर, लव, पहली बार क्या हुआ, प्यार हुआ, लव हुआ, वेंट्रिकल के बंद होने पर हुआ। सेकेंड हार्ट साउंड जब पता चल गया कि भाई ये तो कुछ और ही था, लड़की के प्यार में नीट नहीं क्वालिफाई हुआ, होश आया तो दिल बैठ गया मतलब वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स हो गया, तो वहां पे क्या, दिल डूब गया। तो पहले प्यार हुआ तो पहली नजर में प्यार, पहला हार्ट साउंड लव, दूसरा हार्ट साउंड जब दिल डूब गया तो दूसरा हार्ट साउंड हो गया डूब यानी डब, ठीक है। चलो याद रखने के तरीके हैं यार, जैसे मर्जी याद रखो, हमें तो आदत हो गई याद रखने की, ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने बताया ये। चलो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे जिसका नाम है इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी एकदम सिंपल तरीका याद रखना, कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, कोई डायग्नोसिस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लड़कों को मैंने देखा है, सर एसटी एलिवेशन क्या है, सर एनेस्टेमी क्या है, सर स्टेमी क्या है, प्लीज हाइपरकैलेमिया का है, हाइपोकैलेमिया भैया जी सब पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, डॉक्टरी में इतनी पढ़ने को मिलेगी, जो जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है ना, आपको कसम खाकर बोल रहा हूं, वो टॉपिक से घृणा हो जाएगी, इतना पढ़ने को मिलेगा। चलो आते हैं, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है टी, कहीं कहीं देखने को मिलेगा यू, पर इसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन, ठीक है। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट करता है, इज बेसिकली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। तो भाई आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखा दिया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखा दिया, वेंट्रिकुलर एट्रियल रिलैक्सेशन कहां दिखाया, तो एट्रिया का रिलैक्सेशन इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि उसकी कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी वेव नहीं बनती। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जो होता है बेसिकली इनिशियल फेज ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन इज इन इनिशियल फेजेस ऑफ क्यूआरएस में हमारा दब के रह जाता है, सिकुड़ के रह जाता है, अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। ये हमारी पूरी कहानी हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका, पी क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलर, इसको ऐसे याद रखो, ए वी वी पी क्यू टी। अभी भी पढ़ाई का टाइम बाकी है, अभी भी पढ़ाई का टाइम बाकी है। ए वी वी एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, पी क्यूआरएस एंड टी, ठीक है। चीजों को याद रखने के लिए भाई कैसे भी करके आप कर सकते हो, ठीक है। हमने याद रखा था, तो भाई हमारी एक अच्छी दोस्त का नाम यहाँ पे शामिल है, ठीक है, तो हमने वैसे याद रख लिया था, ठीक है। अब तो चलो कहानी कुछ और हो चुकी है, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने भी ऐसी कुछ याद रखा था। चलो अब आते हैं हम डबल सर्कुलेशन पे, ठीक है। डबल सर्कुलेशन मसला क्या है डबल सर्कुलेशन का, तो ध्यान से देखना, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का मसला कुछ यूं है कि ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड गया, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कहानी। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारी बॉडी में गया, और बॉडी से हमारा जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गंदा खून राइट एट्रियम में वापस आएगा, ठीक है। ये गंदा खून राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से यह गंदा खून हमारे लंग्स में गया, लंग्स से यह साफ खून ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे राइट एट्रियम में गया वाया पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला था, दिस इज पल्मोनरी वेन, क्या कर रहा है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है टुवर्ड्स हार्ट,
और ये क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, माफ करना, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है टुवर्ड्स हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो हमारा आर्टरी और वेन का जो पुराना डेफिनेशन था कि आर्टरी प्योर ब्लड, वेन इम्प्योर ब्लड, खत्म हो गया यहाँ पर। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर। पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से हार्ट की ओर। तो यहाँ पे आर्टरी और वेन का क्या डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, आर्टरी अवे एंड वेन टुवर्ड्स। आर्टरी को अवे से याद रखना, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, वेन टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, ये हमारे लिए क्लीन है। तो यही हमारा ड्यूअल सर्कुलेशन है। ड्यूअल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है। ठीक है, चलो, तो इसमें हम क्या कहते हैं भाई, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब बता रहे हैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रख लेना, विच इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या है, ठीक है, तो बिटवीन टू ऑर्गन्स अगर कोई वेनस सिस्टम है तो पोर्टल सिस्टम होता है। तो कैसे, ये हमारा इंटेस्टिन है और ये हमारा लिवर है। ठीक है, तो लिवर और गट के बीच हमारा एक पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसे हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा हार्ट का जो सर्कुलेशन है उसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और हार्ट receives its own blood during डायस्टोल। ठीक है, क्योंकि जब सिस्टोल हो रहा होता है ना तो उसकी अपनी आर्टरीज भी सिकुड़ जाती है। तो डायस्टोल की कंडीशन में अपने आप को जब हार्ट को खुद को ब्लड देना होता है तो डायस्टोल के समय वो देता है। ठीक है, खुद के समय वो डायस्टोल के समय खुद को ब्लड देता है वो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझे भाई आप लोग। चलो, हाइपरटेंशन क्या होता है, HTN लिखते हैं हाइपरटेंशन। जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जो ब्लड का प्रेशर, जो लैटरल प्रेशर लगाता है ब्लड हमारी आर्टरीज पे, जब ये बढ़ जाता है तो हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा, 120/80। ठीक है, ठीक है, चलो, एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ होता है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन कोरोनरी आर्टरी और एनी आर्टरी इज कॉल्ड, कोरोनरी आर्टरी होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहेंगे, कहीं और होगा तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। ठीक है, बढ़िया। एंजाइना क्या होता है, ठीक है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, जब हमारे हार्ट को लेस ऑक्सीजन मिलता है तो ये चीखता है, चिल्लाता है। ठीक है, वही पेन है, उस पेन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, चलो, हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर क्या, हार्ट फेल होना वो नहीं है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड पंपिंग कैपेसिटी, इसे कहते हैं हम लोग हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, दोनों में फर्क क्या है। हार्ट अटैक क्या है, ठीक है, इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मतलब क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई। तो जब भी कोरोनरी सर्कुलेशन में कोई तरह का ब्लॉकेज होता है तो हार्ट के एक टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई में कमी हो जाती है और वो टिश्यू की डेथ होती है, जो कि MI कहते हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ठीक है,